हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन या बेकर नाथन इफेक्ट के बारे में। अभी तक हमने जो बात की थी वो रेजोनेंस हमने पढ़ा था, जिसमें पाई पाई जो बॉन्ड्स हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में डिलोकलाइज हो रहे थे, और या फिर पाई जो बॉन्ड्स हैं वो पी ऑर्बिटल जो खाली है उसके साथ में डिलोकलाइज हो रहे थे या फिर अपने स्थान से चेंज हो रहे थे, अस्थानीकरण हो रहा था उनका। लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के स्थानीकरण, जैसे अब क्या बात करते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड जब पाई बॉन्ड के साथ या सिग्मा बॉन्ड जब पी बॉन्ड के साथ अगर डिलोकलाइज होता है या अपने स्थिति को चेंज करता है तो उसको हम अतिसंयुग्मन या बेकर नाथन इफेक्ट हम बोलते हैं। अब ये जो है जो अतिसंयुग्मन है इसमें दो चीजें हैं। पहला सिग्मा और पाई बॉन्ड और सिग्मा एंड पी बॉन्ड। तो इसमें दो चीजें हैं, जैसा सिग्मा पाई और सिग्मा पी। यहाँ जो पी ऑर्बिटल है ये कैसी हो सकती है, रिक्त या खाली हो सकती है, और ये पाई बॉन्ड के साथ में। तो अब जो है दो चीजें हो गई। तो दो चीजों में सबसे पहली जो है वो है सिग्मा पाई। तो जैसे हम बात करें तो प्रेरणिक प्रभाव के कारण इनका जो ऑर्डर है, प्रेरणिक प्रभाव का जो ऑर्डर है वो क्या है, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री फिर CH2 फिर CH3 इस तरीके से होगा। लेकिन जब ये समूह किसी असंतृप्त कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या बेंजीन में जुड़े होते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन प्रभाव या जो प्लस आई इफेक्ट है उनके विपरीत क्रम में हो जाता है। अब वो क्यों हो जाता है, वो हो जाता है बेकर नाथन इफेक्ट के द्वारा। बेकर नाथन ने सबसे पहले पैरा एल्किल बेंजीन ब्रोमाइड और प्रीडीन को एसिटीन की अभिक्रिया की अणुगत काइनेटिक्स के स्टडी किया। तो उसके दौरान उसने क्या पाया कि ये जो है इसका जो इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा किस ग्रुप का लगता है, CH3 का, CH2 का, CH3 होल ट्वाइस का, या फिर ये 3 डिग्री इसका। तो अब इसमें क्या होगा कि जो ये जो हाइड्रोजन्स हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स जो हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के, या फिर जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, जैसे हम बात करें इस कंपाउंड की, तो ये क्या है, यहां पाई बॉन्ड है और इसके पास में जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन उपस्थित होगी वो कैसी हाइड्रोजन होगी, वो अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगी, इसके जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आएंगे, इधर आने के बाद में, और ये जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पी ऑर्बिटल पर चले जाएंगे। तो पी ऑर्बिटल पर जाने की वजह से ये जो है ये आपको दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ, और पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं कार्बन के ऊपर जा रहे हैं। तो उसके बाद में हाइड्रोजन प्लस और ये C माइनस। तो ये जो है इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे इनको क्या बोलते हैं, अतिसंयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स या हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो ये हैं। अब ये जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, एक बार तो इसके साथ में, फिर उसके साथ में, फिर इस वाले हाइड्रोजन से, तो ये जो है इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ये किस किस के बीच में हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में, सिग्मा बॉन्ड और पाई। जैसे हम इसकी बात करते हैं प्रोपीन, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये जो है इसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो यहाँ ये प्लस आ गया और ये माइनस आ जा गया। दूसरी बार में ये दूसरे हाइड्रोजन से, फिर तीसरी बार में ये तीसरे हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो जैसे इसमें जो संरचनाएं बनी है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में, जहां CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है वहां पर
कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में बंध नहीं है, जैसे इनके बीच में बंध नहीं है, तो ये बंध क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ना होके इसमें सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर जो है वो कम हो रहे हैं जितने ज्यादा बार ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड CH2 के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो उतने ही ज्यादा इसमें अनुनाद हो रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं दिखाते हम, तो ये बॉन्ड नहीं दिखाने की वजह से ये कई बार नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, बंधहीन अनुनाद कहलाता है ये। तो इस वजह से जो स्टेबिलिटी है, अब इसके एल्कीनों के स्थायित्व के क्रम में इसका काम में लिया जाएगा। अब अतिसंयुग्मन जो है उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ऊर्जा को कम करेगा और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो अब जैसे हम बात करें इन 3 एग्जाम्पल्स की, तो इसमें डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड को स्टेबलाइज क्या कर रहा है, अतिसंयुग्मन स्टेबलाइज कर रहा है। तो अतिसंयुग्मन जो स्टेबलाइज करेगा वो क्या करेगा, अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन उपस्थित होंगी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन उपस्थित होंगी वो उसको उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन से उपस्थित हैं, 6। सेकंड वाले में 3, क्योंकि इधर की तरफ है, यहां तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, और यहां 0। तो मोर स्टेबल कौन सा हुआ, थर्ड वन, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। इसी तरीके से टॉलुइन के केस में ये जो है इस स्ट्रक्चर के अल्फा पोजीशन पर हम मानते हैं, अल्फा पोजीशन पर तो यहाँ 3 है, तो ये इस तरीके से करेगा। और जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ये एक तरीके से रेजोनेंस की तरह ही काम करता है। ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ये स्टेबलाइज करेगा। और वो स्टेबलाइज कैसे करेगा, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ फिर पैरा पोजीशन पर, यहाँ फिर ऑर्थो पर। तो इस तरीके से ये क्या है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर काम कर रहा है, मेटा पोजीशन पर ये काम नहीं करता। अब दूसरे तरीके से जो अतिसंयुग्मन होता है वो होगा सिग्मा और पी ऑर्बिटल के बीच में। अब ये जो होगा वो कब होगा, जब कैटाइन होगा, और कैटाइन जो है वो क्या होगा, पी ऑर्बिटल खाली है। अब ये कैसे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां देखो, अब ये जो है इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे आपने देखा ये जो है सिग्मा और पी बॉन्ड के बीच में, तो ये जो है आपको यहां दिख रहा है, ये जैसे एक तो मुक्त मूलक है और ये कार्बोनियम आयन। तो ये एथिल मुक्त मूलक में मेथिल समूह CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, मुक्त मूलक में। तो इनको कैसे दिखाया जा सकता है, इस तरीके से दिखाया जा सकता है। ये तो मुक्त मूलक को दिखाया गया है। तो मुक्त मूलक में आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है, एथिल मुक्त मूलक की अनुनादी संरचना निम्न प्रकार दी जा सकती है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मुक्त मूलक है या जो एक जो सिंगल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन के ऊपर भी जाएगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी जाएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी जाएगा, तीनों में जाएगा। किस तरीके से हो रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको हम कैसे शो करेंगे, हाफ हेडेड एरो से, हाफ हेडेड एरो से शो करेंगे हम। इसका जो मूवमेंट है वो हाफ हेडेड एरो से। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हम जब दिखाते हैं तो एरो जो है दोनों तरफ उसके वो होगा, ये एरो होगा। लेकिन जब सिंगल एटम का मूवमेंट हम दिखाएंगे तो हाफ हेडेड एरो, सिंगल ये इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर बन जाएगा किसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स में। और जब हम कार्बोकैटायन के केस में दिखाएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। जैसे ये आपका ये स्ट्रक्चर है आपका, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ आएंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में, तो इसके नीचे वाले के, तो इस तरीके से ये इसको स्टेबलाइज करते हैं। अब इसमें तुम्हें जो ध्यान रखने वाली बात है कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उपस्थित होंगे वो उसको उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं। तो ये जो बात हुई वो किसकी बात हुई, हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन की। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी की। थैंक यू।